कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो कल की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ करने पर लोग बाग आपके ताने देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनकी बातें छोड़ो। क्योंकि जो अमूल्य समय जो है उनके कहने पर हम उसी विचार में गवा दें, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि लोगों को तो काम कहना ही है, कुछ भी कहते रहते हैं। वो कोई सोचते नहीं है, किसी भी मानसिकता से कह जाते हैं, पर उन्हें कोई मतलब नहीं है कहने के बाद। ठीक है। और हमको इतना मतलब हो जाता है कि हम 3-4 दिन उसी बात पे ही गवा देते हैं। ये मेरे साथ, ये सबके साथ ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर है। तो इसको जो है परिवर्तित करें, क्योंकि जो समय हम विचारने में ये कि यार उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो समय हम किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं, जिससे जो है हमें कुछ उससे फ़ायदा हो सके। तो वही है, उस चीज़ों को छोड़ो। कुछ समाज जो है वो तभी अच्छा बोलेगा जब आप कुछ अच्छा बन के दिखा देंगे। ठीक है। आंतरिक रूप से आप कितने भी अच्छे हैं तो समाज को उससे कोई मतलब नहीं। आप बाहर रूप से किस पद पे हैं वो देखता है, तो वो भी करके दिखा दीजिए। ठीक है। आंतरिक रूप से भी बढ़िया बनिए। अगर आंतरिक रूप से आप अच्छे हैं तभी आप बाहर रूप से बहुत अच्छे हो सकेंगे। तो उसका प्रयास जो है निरंतर रूप से करते रहें। चलिए, जो हम हैं भाई, आज हम करंट पर पढ़ेंगे वो है 15 जून का। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? ये तो सबको पता है भाई, हमारा जो सरकार है भाई वो 2024 में नई सरकार बनी है। और नई सरकार जो है तीसरी बार वही सरकार बनी है जो 2 बार से बनती आ रही है। हमारे जो मोदी सरकार है, एनडीए सरकार, इस बार जो है वो गठित हुई है। चलिए, इसका जो आंसर है वो आपको पता चली गया है और सबको पता ही है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए ऑप्शन पढ़ देती हूँ। पहला ऑप्शन है एनडीए, दूसरा ऑप्शन है इंडिया गठबंधन, तीसरा है तृणमूल कांग्रेस, और भाई चौथा है MDMK। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका जो आंसर है सभी को पता है, एनडीए जो है भाई, इसकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बन रही है। इसको भाई कितने मिले हैं भाई? 292 जो है इनका जो है इस बहुमत से जो है ये सरकार बनाने के लिए तत्पर है और बना दी है। और इनके जो है मंडल जो है, किस मंत्रालय के कौन से मंत्री बने हैं ये भी घोषित हुआ हो गया है। तो अभी 1 या 2 दिन में या आज ही मैं आपको अपलोड कर दूंगी वो वीडियो कि कौन से मंत्रालय के कौन से मंत्री जो है वो बने हैं, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को सौंपा गया है। कुछ जो है पुराने उसी मंत्रालय को बन गए हैं, वही मंत्री हैं। कुछ नए भी हैं, नए चेहरे आपको मिलेंगे। वो जो है मैं अगली वीडियो में छोटी सी एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी और आप देख लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं भाई। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। 292 जो है उतनी सीटें उनके पास थी और पूर्ण बहुमत जो है एनडीए को मिल गया है। उसी की सरकार गठित हो गई है। चुनाव आयोग ने 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 542 के परिणाम घोषित किए हैं। दिए देखो, 100 जो सॉरी 543 जो लोकसभा सीटें हैं, सॉरी लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें से जो है 542 परिणाम जो है उस क्षेत्रों में घोषित किया गया है। और फिर क्या है, एनडीए की कुल सीटें जो है 292 रही हैं, हमने देख लिया, इसलिए उसने सरकार बनाई है। जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें जो है 234 ही रह गई हैं। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि जो एनडीए है वो क्या है भाई, एनडीए जो है 292 के साथ भाई बहुमत में है। और जो इंडिया है, इंडिया वो कितनी है? 234। तो भाई आपको दिख रहा है कि सरकार कौन बनाएगा? एनडीए सरकार जो है पूर्ण जो है बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब देखिए, एनडीए में कौन भाई, बीजेपी ने कितनी प्राप्त की, उसने कितनी सीटें प्राप्त की? 240। ठीक है, इस चुनाव की बात चल रही है। और टीडीपी जो है उसके पास 16 है, और जेडीयू जो है उसके पास 12 है। तो आप पूरे पूरा पूरा मिलाकर जो है वो कितना हो जा रहा है? 292। और भाई हम इंडिया की देख लेते हैं, तो उसमें जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसको कितनी मिली है? वो मिली है 99। और एसपी को मिली है 37, और टीएमसी को मिली है 29। तो इसका टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 234। तो इसका आप क्लियर आपको दिख रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की। किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि टोटल मिलाकर उसकी सीटें ज्यादा हो रही हैं, 292। पर इस बार जो है हमने सोचा था उस हिसाब से जो है वो परिणाम नहीं, सब शॉक्ड हो गए जब परिणाम देखे। सबको लग रहा था मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, पर जो है चलो ठीक है, इस बार नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एनडीए सर, फिर भी मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार जीत हासिल की है। वाराणसी जो उनका क्षेत्र है वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा था और तीसरी बार वो कंटिन्यू वाराणसी से ही लड़ते हैं और वहीं से वो विजयी होते हैं। और इस तीसरी बार अभी जो चुनाव हुआ इसमें भी जो है हमारे मोदी जी वहां से विजयी हुए। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, और मैं मंत्रिमंडल की अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि वो जो मंत्रिमंडल की जो एक छोटी सी वीडियो है मैं आपको अपलोड आज या कल में कर दूंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? हमने मनाया है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इसका जो आंसर है भाई वो है 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए इसकी विषय वस्तु यानी थीम क्या है वो भी देख लेते हैं। लैंड रिस्टोरेशन, डेस्ट्रिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस, ये जो है इसकी विषय वस्तु है या इसका विषय है, इस साल को मनाने का ये विषय है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसका मतलब है विश्व के लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको मनाया जाता है, जिसका नेतृत्व जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा पर्यावरण एक आयोजन होता है, पर्यावरण एक कार्यक्रम होता है, उसके तहत जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यह 1973 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 1973 से जो है हम इस दिवस को कंटिन्यू मना रहे हैं। इसको स्पेशल याद रखें क्योंकि ये अच्छा दिवस है, क्योंकि पर्यावरण दिवस जो हम बहुत महत्ता है इसकी अपने आप में ही। तो ये 1973 से कंटिन्यू संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा पर पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 1973 से कंटिन्यू 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। चलिए अब क्या है भाई, सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी की है। 2024 में इस दिवस की जो मेजबानी की है वो किसने की है? सऊदी अरब ने। इसको भी अच्छे से याद रखें क्योंकि ये करंट में जो है क्वेश्चन बन सकता है। सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी, इस दिवस की मेजबानी जो है वो की है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है हीरालाल सामरिया, दूसरा है अनिल चौहान, तीसरा है दिनेश कुमार त्रिपाठी, चौथा है अपूर्व चंद्रा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है, अगर इनको आप पहचानते हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर है अपूर्व चंद्रा जो है भाई वो ए समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। अपूर्व चंद्रा को 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसमें एक समिति है, उसका नाम क्या है? ए समिति। ठीक है क्या? ए समिति जो है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं अपूर्वा चंद्रा। और जो अध्यक्षता है वो कौन? हमारा भारत ही करेगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा की इस समिति की अध्यक्षता भारत करता है। ठीक है, कौन सी समिति की? ए समिति की। और वो भी कौन सी सभा में? विश्व स्वास्थ्य सभा। और ये कौन सी सभा है? 77वीं। चलिए इसका आयोजन है 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में किया गया है। कहाँ पर भाई इसका जो आयोजन किया गया है? 27 मई से 1 जून तक जो है जिनेवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसकी अनुशंसा पर हम ये काम करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी विश्व में जो भी कोई काम होता है, बड़े लेवल पे काम होता है, वो किसकी अनुशंसा पर होता है? WHO की अनुशंसा पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाली एक संस्था है। किसके तहत चलने वाली संस्था है? संयुक्त राष्ट्र के तहत चलने वाली एक संस्था है WHO। उसका जो है हम देख लेते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और वहीं पर जो है ये आयोजित किया जा रहा है, हमने अभी पढ़ा। चलिए इसकी स्थापना जो है भाई वो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हो गई थी। और इसके महानिर्देशक का नाम क्या है? ट्रेड्रोस एडमोन और ग्रेवियस, ये सेस जो है इसके महानिर्देशक हैं। इतना ये याद मत करो, सिर्फ इतना सा याद कर लो, ट्रेड्रोस एंडमोस। ठीक है, या ट्रेड्रोस कर लो या एंडमोस कर लो, जिससे आपको थोड़ा सा याद रह जाए, कभी ऑप्शन में आए तो आप इसका आंसर जरूर लगा सकें। चलिए इसका जो है महानिर्देशक याद रख कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, पहला है मेक्सिको, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस, चौथा है ब्राजील। बताइए, 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ, ग्रहण कर ली है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने मैंने आपको बता दिए है। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भारत। क्या आंसर है? भारत। कोलंबो, भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? भारत। ठीक है, किसकी बात चल रही है? कोलंबो प्रोसेस 2024 और 26 की जो अध्यक्षता है वो भारत संपन्न करेगा। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। कोलंबो प्रोसेस जो है वो दक्षिण और पूर्वी एशिया के जो देश हैं उसमें एक श्रमिक देशों की एक श्रेणी जो आती है, प्रवासी मतलब किसी दूसरे शहर देश से किसी दूसरे देश में जाना जो है और वहाँ पर काम करना, उसको हम प्रवासी जो है वो श्रमिक मूल कह सकते हैं। जो एक देश से, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही, किसी एक देश से जो है काम के लिए दूसरे देश में जो है जाते हैं वो लोग, उनको हम जो है उस देश के क्या बोलेंगे? श्रमिक मूल देश। ठीक है, तो उनकी एक ग्रुप है, तो उसमें कुछ वार्ता निकलती है, कुछ परामर्श होता है, तो उसको हम बोलेंगे कोलंबो प्रोसेस, जो उसकी अध्यक्षता अभी कौन कर रहा है? भारत। यह विदेशों में रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जैसे विदेशों में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन सा रोजगार मिल सकता है, इस क्षेत्र पर एक वार्ता या सम्मेलन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है राजीव गौबा, दूसरा है किशोर मकवाना, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, फिर है आपका सुमन बेरी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ये आंसर सभी को पता होना चाहिए और इसका जो आंसर है भाई प्रदीप कुमार त्रिपाठी। हाल ही में जो है भाई लोकपाल के सचिव के रूप में जो है वो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सचिव जो है वो आईएएस मतलब कलेक्टर की पदवी पर होते हैं, उनका अनुभव ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, वो आगे बढ़ जाते हैं उस पदवी से, तो उनको है सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है अनुभव के आधार पर। तो आईएएस अधिकारी रहे हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल का कार्य क्या है? जब हम लोकपाल के सचिव के रूप में बात कर रहे हैं तो जो प्रदीप जी हैं, तो लोकपाल का कार्य क्या है? लोकपाल का कार्य हमने बहुत बार पढ़ लिया है। लोकपाल का जो कार्य होता है, बड़े बड़े जो पद होते हैं, सरकारी पद होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो कोई नेता होते हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला उनके प्रति आता है तो उसकी देख रेख करता है, उस पर जांच करता है। कौन करता है? लोकपाल। चलिए, तो उसके ही सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। याद रखें, लोकपाल एक बहु सदस्यीय निकाय है। लोकपाल जो है एक निकाय है जिसमें बहुत सारे सदस्य, 8 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। चलिए, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन सदस्यों में 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। 50% इन सदस्यों में जो है आधे सदस्य जो है वो न्याय के जानकार होने चाहिए, विधि के जानकार होने चाहिए। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। जो लोकपाल के सदस्य जो चयनित किए जाते हैं उनके लिए एक चयन समिति का गठन किया जाता है और इसी के द्वारा जो है इसके सदस्य जो है गठित किए जाते हैं। ये है राजीव कुमार त्रिपाठी जी। चलिए, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने कासा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? इसका ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला है साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, चाइना। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, अगर आप थोड़े से अवेयर रहते हैं तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा। अमेरिका हो नहीं सकती, जापान हो नहीं सकता, चाइना हो नहीं सकता। कौन बचा? और हमने साउथ कोरिया के बारे में पढ़ा भी है पिछली कुछ क्लासों में कि जो है साउथ कोरिया अपनी एक खुद की अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने वाला है। अभी जो है इसका नाम भी आ गया है कासा, तो इसका आंसर जो है साउथ कोरिया ने अपनी एक अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, कासा। दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च की है। ठीक है, उसका नाम क्या है? हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कासा। चलिए, तो भाई नई एजेंसी साचोन दक्षिण
गियोशांग प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये जो कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण गियोशांग जो है वो एक प्रांत है साउथ कोरिया का, वहीं पे ये स्थित है, जिसका वार्षिक बजट जो है 758.9 बिलियन वॉन जो है वो है। कुछ याद करने की आवश्यकता है ना, इसको याद करने की आवश्यकता है ना, इसको याद करने की, सिर्फ इतना याद रखना है हमें, साउथ कोरिया की जो है नई पहली अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो कासा अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, सिर्फ साउथ कोरिया, बाकी कुछ याद रखना नहीं है। इसके अलावा एजेंसी में 2032 में चंद्रमा पर अपने चंद्र लैंडर को उतारने की योजना है। 2032 कब की योजना है भाई, 2032 में जो है चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारने की इसने योजना बनाई है। ठीक है, अभी ये जो है अभी विकास कर रहे हैं ये देश, तो अभी प्रोसेस जो है हम अब जैसे सबसे ज़्यादा इसमें तेज जो है वो चाइना हो गया, रूस हो गया, अमेरिका होगा, इन चीज़ों में हर चीज़ में आगे हैं ये लोग। तो धीमे धीमे जो अभी विकास नहीं हुआ है, जिन देशों का धीमे धीमे विकास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी अपनी एजेंसी बना ली है और इन्होंने चंद्रमा पर जाने की इतनी अपनी सोच रखी है। चलिए, तो इनका जो है इनका टारगेट है चंद्रमा पर पहुंचने का। अब भाई साउथ कोरिया, इसकी राजधानी सियोल इसकी राजधानी है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन जो है इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हान डक सू। क्या नाम है, हान डक सू। इसको हमने 10 बार पढ़ लिया है, साउथ कोरिया। ठीक है, ये तो एक बार अगर हमने 10 बार इसको अगर रटा भी ना हो ना, अच्छे से याद भी ना किया हो, तो अगर हम एक बार नॉर्मली पढ़ते जाते हैं तो हमको याद हो जाती हैं चीजें, क्योंकि इतनी बार अगर चीजें सामने आएंगी तो याद होंगी। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सान्या मल्होत्रा और है भाई अनसुईया सेन गुप्ता। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनको अगर इनका नाम जानते हैं तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं, सान्या मल्होत्रा। ठीक है, दंगल फिल्म में जो है इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था, यही थी ना, दंगल में ही थी आई थिंक, है ना। ठीक है, तो सान्या जो है मल्होत्रा, चलिए इसका आंसर है सान्या मल्होत्रा ने मिसेज, किसके लिए इनको जो है भाई ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, किस रचना के लिए, मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सान्या मल्होत्रा को। मिसेज एक कोई रचना है, फिल्म है, उसमें बहुत अच्छा अभिनय करने के लिए इनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कहाँ का भाई, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार इनको मिला है, और ये बहुत अच्छी अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर्ष कुमार जो है, अगला राजदूत की बात चल रही है, तो ये पहले भी राजदूत रह चुके हैं, अब कोई दूसरे देश के राजदूत बन चुके हैं। चलिए इसका जो आंसर है, इसके ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटेन, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है फिलीपींस। बताइए इसका आंसर, हर्ष कुमार जैन जो है वो कहाँ के राजदूत बनने वाले हैं, और इसका जो आंसर है वो फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस के ये राजदूत बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं, 30 मई को विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। अभी न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त है ये, अभी फिलहाल में न्यूयॉर्क जो है, सॉरी यूक्रेन जो है वहां पर ये राजदूत के रूप में नियुक्त है। अब जो है अगले ये राजदूत किस देश के बने हैं, विदेश मंत्रालय ने ऐसा घोषित कर दिया है कि हर्ष कुमार जी जो है यूक्रेन की बजाय अब कहां पर हैं, राजदूत फिलीपींस में राजदूत के पद पर नियुक्त रहेंगे। हमारे भारत या किसी देश का कोई एक व्यक्ति रहता है जो दूसरे देश में रहता है, उसको हम राजदूत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हर्ष कुमार जो है जैन, वो फिलीपींस के राजदूत अगले होंगे। अब इसकी राजधानी क्या है भाई, फिलीपींस की मनीला, और भाई मुद्रा का नाम क्या है, फिलिपिन पेसो। क्या है, फिलिपिन पेसो। और राष्ट्रपति का नाम क्या है, बोंग बोंग मार्कासो। क्या है, बोंग बोंग मार्कोस। चलिए
नवा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, पहला है रांची, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा दिल्ली, फिर कोलकाता। बताइए इसका आंसर क्या है? स्टील जो अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन जो है वो 2024 का कहाँ पर आयोजन हुआ है? इसका आंसर जो है वो रांची। क्योंकि भाई भारत जो है हमारे भारत जो है स्टील का प्रोडक्शन या उत्पादन जो है या खपत जो है वो दोनों ही भारत ज्यादा करता है, तो इसका सम्मेलन भी स्वाभाविक सी बात है हमारे भारत में ही होना चाहिए। दुनिया में भारत का सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन और खपत करने वाला देश भारत, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन या खपत जो करता है वो हमारा भारत करता है दुनिया में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। स्टील के बारे में अगर कुछ भी आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमें माइंड में याद रखना है कि भारत जो है स्टील का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है और इसको जो खर्च भी ज्यादा करता है, इसका उपयोग भी ज्यादा करता है, कौन? भारत। चलिए, तो भारत देश का स्टील इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी जो इंडस्ट्री जो बनाई गई है वो जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाई है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारत की ही स्टील इंडस्ट्री है, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, अच्छा पॉइंट है जिसमें काफी संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए रांची झारखंड में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, अपने आप में झारखंड खनिजों के क्षेत्र में बहुत आगे है, तो वहीं जो रांची जो है वही झारखंड में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंडस्ट्री जो है भारत की दुनिया की दूसरे नंबर पर भारत की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री। और भाई भारत सबसे ज्यादा स्टील की प्रोडक्शन और उत्पादन जो है, प्रोडक्शन उत्पादन और खपत जो है तीनों दोनों करता है। चलिए, अब भाई लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? इसका ऑप्शन आपके सामने है, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका जो आंसर है बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, निकोटिन जो है उस पर जो है रोक लगा दी है तेलंगाना। चलिए, क्या देखते हैं भाई, तेलंगाना ने 24 मई 2024 में, कब भाई? मई में 2024 में, 24 मई 2024 को भाई 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए लगाया है तंबाकू और निकोटिन युक्त जो है गुटखा आदि सब चीजों पर, इसके भंडारण पर, वितरण पर। सीधी बात इतना याद रखो कि जो भी निकोटिन युक्त या नशीले जो पदार्थ होते हैं उन पर पूर्णतः बैन कर दिया, उसके भंडारण या वितरण के लिए सब चीजें बंद कर दी। पान मसाला जो चीजें आती पान मसाला पर लगाते हैं तो वो चीजें भी बैन कर दी हैं। कहाँ पर कर दी हैं? तेलंगाना ने। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा घोषित इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और हानिकारक पदार्थों की खपत पर अंकुश लगाना है। यानी सीधी बात है कि मानव के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। प्रतिबद्ध में पाउच, थैली और कंटेनर सहित सभी पैकेजिंग फॉर्म शामिल है। कहने का मतलब कोई भी पैकेजिंग हो उसको भी हटा दिया है, प्लास्टिक की कोई पॉलिथीन हो उसको भी बैन कर दिया है, उसकी कोई भी नशीले पदार्थों की कोई पैकेजिंग अगर वो दिख भी गई तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2 अलग अलग राज्य बनाने वाले दिन के 10 वर्ष बाद हैदराबाद अब दोनों राज्यों की साझा राजधानी नहीं रहेगी। जब ये दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग हुए थे तो वहां से जो है 10 साल तक हैदराबाद इसकी दोनों की संयुक्त राजधानी होगी। पर अब जो है भाई, अब जो है वो हैदराबाद सिर्फ एक की ही राजधानी होगी, आंध्र प्रदेश की नहीं होगी। ये संयुक्त रूप से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो संयुक्त रूप से राजधानी थी वो हैदराबाद। और भाई जो है साइड में जो एक आंध्र प्रदेश की राजधानी थी उसका नाम क्या था? अमरावती। अब जो है वो हैदराबाद संयुक्त रूप से दोनों की राजधानी नहीं रहेगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती अब पूर्ण रूप से हो जाएगी। पुनर्गठन अधिनियम 2014, किसके? पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार हैदराबाद तकनीकी रूप से 2 जून 2014 से दोनों राज्यों के लिए उभयनिष्ठ राजधानी के रूप में कार्य करती है। अब देखिए कब से भाई पुनर्गठन अधिनियम 2014 किसके भाई, किसके अनुसार? पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार तकनीकी रूप से, किस रूप से? तकनीकी रूप से जो है वो 2 जून 2014 से जो है ये दोनों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तकनीकी रूप से ये राजधानी संयुक्त रूप से घोषित की गई थी। अब जो है भाई 2015 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री
चंद्र बाबू नायडू ने अमरावती को शेष राज्य की राजधानी घोषित किया था। और जो बाकी क्षेत्रों की जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की, वो क्या बनाई गई थी, अमरावती। तो क्या हुआ भाई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और जो आंध्र प्रदेश की जो है वो अमरावती। और संयुक्त रूप से पुनर्गठन अधिनियम 2014 की जो अनुशंसा पर ये हैदराबाद जो है दोनों की संयुक्त रूप से जो है राजधानी घोषित की गई थी। अब देख लेते हैं, तेलंगाना की राजधानी सभी को पता है हैदराबाद, मुख्यमंत्री का नाम रेवंत रेड्डी, और जो स्थापित हुआ था ये कब हुआ था, 2 जून 2014 में। और नेशनल पार्क कौन सा है वहां पर, कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। और झील झील कौन सी है, पाकाल झील, क्या नाम है इसका, पाकाल झील जो है तेलंगाना में स्थापित है। इसको अच्छे से याद रखें। कौन सा नेशनल पार्क है, कशु ब्रह्मा ब्रह्मानंद जो है वो रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तेलंगाना में। चलिए कुछ करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो तेलंगाना में है, कहाँ पर है, तेलंगाना में। रामागुंडम जो NTPC परियोजना का उद्घाटन मोदी जी ने हमारे ने किया था, कहाँ पर, तेलंगाना में। रामागुंडम क्या है, रामागुंडम NTPC परियोजना है, उसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था। देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है वो हैदराबाद में स्थापित है। कौन सी भाई, देश की पहली सोलर जो साइकिलिंग जो परियोजना है वो कहाँ पर है, ट्रैक कहाँ है, हैदराबाद में। सॉरी। चलिए आज के जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ अभी कुछ समय से जो है वो ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही करंट अफेयर की। अब जो कोशिश करते हैं कि हम आगे कंटिन्यू इसको रख सके। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।